न सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है CNBC आवाज के शो में। और गौरी के साथ हम लोग कई सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो टैक्स पेयर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो बता दो कि अगले आधे घंटे तक इस टैक्स गुरु में क्या कुछ खास रहने वाला है। कारोबारी साल के इस आखिरी महीने में टैक्स पेयर्स को करने हैं कौन कौन से काम, वरना देना पड़ सकता है भारी भरकम जुर्माना। पति से मिले पैसों को किया है निवेश तो मुनाफे पर किसे चुकाना होगा टैक्स। और साथ में ये भी बताएंगे कि अगर आप एक्सपोर्ट का कारोबार कर रहे हैं तो GST रजिस्ट्रेशन के लिए किन किन नियमों का रखना है ख्याल। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन ये महीना काफी महत्वपूर्ण है, पहले इस पर चर्चा कर लें। ये कारोबारी साल यानी फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना है मार्च। इसमें टैक्स पेयर्स के लिए कई सारे काम होते हैं जिसे निपटाने होते हैं। तो गौरी, बगैर देरी किए हुए मैं आप ही के पास आना चाहूंगा कि ये इस महीने में अगर इनकम टैक्स पेयर्स हो उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे, किस तरह की चीजें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन से काम है जिसे कर लेना चाहिए वरना मुश्किल आ सकती है। जी लक्ष्मण, बहुत सारे काम करने हैं 31 मार्च से पहले। काफ़ी इंपॉर्टेंट महीना है ये। तो सबसे पहले तो आधार को पैन से लिंक कराना है, क्योंकि इसकी लास्ट डेट 31 मार्च है और कई बार ये डेट बढ़ते बढ़ते इस बार 31 मार्च है, तो हो सकता है इस बार ये डेट ना बढ़े। इसके अलावा मार्च के महीने में 15 मार्च तक आपको एडवांस टैक्स जमा कराना होता है। हालांकि 31 मार्च तक भी कराएंगे तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन जिनका भी लायबिलिटी है एडवांस टैक्स पे करने की, उनको 15 मार्च से पहले एडवांस टैक्स को जमा कराना है। इसके अलावा आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स करनी है 80C 80D के अंदर या बाकी किसी भी सेक्शन के अंडर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, वो 31 मार्च से पहले करनी है। और उन सबके प्रूफ इंक्लूडिंग जो HRA, LTA और 80G और जो भी आपने साल में इन्वेस्टमेंट्स और एग्जेम्पशंस लेनी है उसके जो भी प्रूफ्स हैं वो अपने एम्प्लॉयर्स के पास जमा कराने हैं, क्योंकि अगर आप ये नहीं कराएंगे तो आपका एम्प्लॉयर ज़्यादा TDS काट लेगा। हालांकि जब आप अपनी रिटर्न एक्चुअल में भरेंगे तो आप इसको रिफंड को क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी समय लग जाएगा। और बेटर तरीका ये है कि आपका एग्जैक्टली उतना ही TDS कटे जितना बनता है। चूंकि आपने कहा कि जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है उसका प्रूफ दे दीजिए, लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे कि इन्वेस्टमेंट अब तक नहीं किया, आप टैक्स की देनदारी ज्यादा बन रही तो सोच रहे हो कहीं से पैसा बचा ले, यहाँ डाल दे वहां डाल दे, कुछ तो कर ले। तो अंतिम समय में क्या टिप्स देंगे कुछ? जी लक्ष्मण, इसमें मैं एक टिप देना चाहूँगी जो हम पहले भी एक आध बार डिस्कस कर चुके हैं अपने शो पे। अब समय आ गया है उसको इम्प्लीमेंट करने का। तो अगर आपका कोई कैपिटल गेन हो रहा है इक्विटी म्यूचुअल फंड से, तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं 1 लाख तक, यानी कि 1 लाख तक आपको बेनिफिट मिलता है, एग्जेम्पशन मिलता है। 1 लाख पे आपको टैक्स नहीं देना होता। तो आप इतना अमाउंट अपना रिडीम कर लीजिए इक्विटी से या इक्विटी म्यूचुअल फंड से, ताकि आपका 1 लाख का प्रॉफिट बने। और इस साल में आप उस 1 लाख को बुक कर लीजिए, ताकि आपको जब एक्चुअल में आपको प्रॉफिट होगा तो उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना होगा। तो इस साल ये बुकिंग करके उस अमाउंट को री इन्वेस्ट कर दीजिए, तो आप 1 लाख तक के अमाउंट के ऊपर टैक्स बचा पाएंगे। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं पुणे से, रचना गुप्ता जी। रचना जी नमस्कार, बताएं क्या है सवाल आपके पास? रचना जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इन्होंने जो सवाल मुझे भेजा था गौरी, मैं आपको पढ़ के बता दूं कि दरअसल ये हाउस वाइफ हैं और इनके पति जो है हर महीने इनके अकाउंट में 10,000 रुपये ट्रांसफर करते हैं, और ऐसा 10,000 रुपये करते करते अच्छी खासी रकम जमा हो गई है। अब ये अपने पैसों को म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहती हैं और डेरिवेटिव में ट्रेडिंग का अनुभव इनके पास है। अब ये जानना चाहती हैं कि क्या कैपिटल गेंस इनकम और डेरिवेटिव से प्रॉफिट पर कैसे टैक्स लगाया जाएगा, क्या मेरे पति की इनकम के साथ इसे जोड़ा जाएगा? तो ये इनका सवाल ये है कि पति की इनकम के साथ जोड़ा जाएगा या फिर जो प्रॉफिट होगा उसके साथ टैक्स की देनदारी इनके ऊपर बनेगी। क्या सुझाव होगा इनके लिए गौरी? जी, मैं रचना जी का सवाल समझ गई। बेसिकली वो इसलिए पूछना चाहती हैं कि आम तौर पे ऐसा ही होता है कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को या वाइफ अपने हस्बैंड को कोई पैसा गिफ्ट करती हैं और वो उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं और उससे कुछ इंटरेस्ट या कोई इनकम होती है, तो वो स्पाउस की इनकम जिन्होंने गिफ्ट किया है उसकी इनकम में ऐड होती है और उनको टैक्स देना होता है। इसको क्लबिंग प्रोविजंस कहते हैं, जो हस्बैंड वाइफ पे लागू होते हैं। लेकिन क्योंकि ये डायरेक्टली गिफ्ट नहीं है, ये घर खर्चे के लिए अपनी वाइफ को पैसे दे रहे हैं और उसमें से वो कुछ रकम बचा के
उसको इन्वेस्ट कर रही हैं तो इस केस में क्लबिंग नहीं होगी, लेकिन इसको हम पिन मनी कहते हैं। लेकिन इस केस में देखना यह है कि जो 10,000 की रकम वो अपनी वाइफ को दे रहे हैं वो कितना जस्टिफाइड है। जैसे कि उनकी सालाना आय 1.5-2 महीने की आय 1.5-2 लाख है और हर महीने 10,000 घर खर्ची के लिए दे रहे हैं, समझ आता है। लेकिन अगर महीने में 15,000 कमा रहे हैं और 10,000 घर खर्ची के लिए दे रहे हैं तो ये समझ नहीं आता। ये प्रोफेशनल जजमेंट है, आपको खुद अनुमान लगाना है कि आप जस्टिफाई कर सकते हैं उसको कि नहीं कर सकते हैं। अगर जस्टिफाइड है और इस 10,000 में से आप खर्चा भी कर रहे हो, ऐसा ना हो कि बाकी सारा खर्चा तो हस्बैंड कर रहे हैं, आप पूरा का पूरा 10,000 अपना सेव करके चल रहे हैं, ऐसा भी ना हो। तो जेन्युइनली आपने उस 10,000 में से कुछ सेविंग की है, पिन मनी जिसको हम कहते हैं, और उसके बाद उसको इन्वेस्ट किया है, तो जो इनकम है आ रही है वो आप ही की इनकम में ऐड होगी, वो हस्बैंड की इनकम में ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। रचना जी को फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो टैक्स ग्रुप को लिखिएगा, हम आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। अगले कॉलर हैं गाजियाबाद से आलोक गुप्ता जी। आलोक जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर। बताएं क्या उलझन है आपकी? हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ। अभी 2 साल हुए मुझे रिटायर्ड हुए और मैंने डीमैट अकाउंट खुलवाया है। डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद केवल मैं इंट्राडे नहीं करता, डिलीवरी में ही बिलीव करता हूँ। वही जैसे कुछ शेयर खरीदे उसको 6 महीने बाद, 3 महीने बाद या 2 महीने बाद बेचता हूँ। तो इस केस में क्या मुझे एडवांस टैक्स जमा करना पड़ेगा? क्योंकि जो सर्विस क्लास हैं और रिटायर्ड पर्सन है, सीनियर सिटीजन हैं, उनको बताया गया सर सेक्शन 207 या 208 में कि एडवांस टैक्स जमा करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, नहीं आपके इस उलझन को दूर करेंगे हम लोग। गौरी, क्या इनको एडवांस टैक्स जमा करना होगा इस हालत में? जी मैं बता देती हूँ। देखिए, जैसे आपने बताया आप सीनियर सिटीजन हैं और सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स जमा नहीं करना होता अगर उनकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है। अगर सीनियर सिटीजन की कोई बिजनेस इनकम है तो उनको नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से ही एडवांस टैक्स जमा करना होता है। अब आप कर रहे हैं ट्रेडिंग, तो इस ट्रेडिंग को आप अगर तो कैपिटल गेन की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो आपको एडवांस टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट है, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन, हालांकि आपने जो मुझे फ्रीक्वेंसी बताई आप कैपिटल गेन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बट अगर एक्चुअल में से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, ज़्यादा अमाउंट है, तो आपको इसको बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट करना होगा और उस केस में आपको एडवांस टैक्स देना होगा। तो जो मुझे आपकी बात से समझ आया है कि आप ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं कर रहे हैं तो वो कैपिटल गेन माना जाएगा और उस केस में आपको एडवांस टैक्स नहीं देना। अगले कॉलर है मैसूर से केटी वेंकटाचला जी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका नाम मैंने सही से लिया होगा। बताएं क्या सवाल आपके पास? नमस्कार लक्ष्मण जी। नमस्कार। नमस्कार गौरी जी, आपको भी नमस्कार। मेरा सवाल है, एक्चुअली मैं लैंको इंफ्राटेक का शेयर खरीदा था 2016 में, लेकिन मैंने वो शेयर्स को बेच नहीं पाया, लेकिन अभी तो कंपनी बंद हो गया। तो मेरा लगभग 4 लाख रुपए का उसमें है फंड है, और लेकिन वो कैपिटल गेन तो अभी मेरा पूरा कैपिटल तो वर्कआउट हो गया। तो इस केस में क्या मेरे को कोई टैक्सेशन में कुछ बेनिफिट मिलेगा क्या, ये मेरे को पता करना। बड़ा नुकसान हो गया इनको तो गौरी, क्या हो सकता है? आपने जब ये शेयर्स नहीं, लेकिन इस लॉस को ये आगे एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपने जो शेयर्स खरीदे तो वो शेयर्स आपने जिस अमाउंट पे खरीदे और जब लिक्विडेशन हुई, कंपनी जब बंद हुई कह सकते हैं, तो अगर तो आपको कुछ रकम मिली तो आप वो सेल वैल्यू मान लीजिए। अगर मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं मिला कंपनी के लिक्विडेशन पे, तो पूरा का पूरा अमाउंट आपका जो है वो लॉस हो जाएगा और उस लॉस को आप सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन आपको देखना ये, आप ये तब कर सकते हैं जब ये कंपनी एक्चुअल में डीलिस्ट हो गई थी, तो यानी कि आपके डीमैट अकाउंट से ये कंपनी हट गई होगी, आपको वो कंपनी वहाँ पे नहीं दिखेगी, तब आप इसको लॉस बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके डीमैट अकाउंट से कंपनी का नाम हट चुका है कि नहीं, अभी बाकी है? नहीं, इसमें है इसमें अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है। अभी इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो अभी थोड़ा इंतजार करना होगा गौरी इनको। तो अभी थोड़ा सा अभी आप वेट कीजिए, अभी इंतजार कीजिए, जब ये वहां से हट जाएगा तब लॉस बुक कीजिए। लेकिन तसल्ली इस बात की है कि जैसे हटेगा आप उसके एवज में आप अपना लॉस एडजस्ट कर सकते हैं, इस बात का प्रावधान यहाँ पर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स ग्रुप और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बनी हुई है जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, कई सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक मुद्दा है TDS का।
जिसको लेकर समय समय पर नियम भी बदलते रहते हैं और इसके साथ ही लोगों के बीच उलझनें भी बढ़ती रहती है। टीडीएस एक ऐसा हथियार है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ गौरी, कि सरकार की कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाया जाए, और टैक्स के दायरे से कोई बचना चाहता है, रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए टीडीएस लगा दो, ताकि जहाँ ट्रांजैक्शन हो वहीं पैसे काट लें। और टीडीएस के डर से कई बार लोग इनकम टैक्स के दायरे में आ भी जाते हैं और रिटर्न फाइल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो टीडीएस भर रहे हैं उनको कई बार रिफंड की जरूरत पड़ती है। तो मैं सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूँगा कि टीडीएस का जो नियम है उसके तहत किन किन हालात में टीडीएस कटता है, और फिर आपसे पूछूंगा कि उसका रिफंड कैसे मिल सकता है। जी लक्ष्मण, आपने बहुत अच्छा समझाया कि क्या टीडीएस का लाने का मेन पर्पस क्या है। तो बेसिकली टीडीएस किसको काटना है? टीडीएस हर उसको व्यक्ति को काटना है, या हर एनी पर्सन लिखा गया है एक्ट में जो इंडिविजुअल या एचयूएफ नहीं है, जिनका ऑडिट नहीं होता है। इसके अलावा हर एक को टीडीएस काटना है, यानी कि कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, या कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ जिसका ऑडिट होता है। तो सिर्फ दो लोगों को टीडीएस नहीं काटना, इंडिविजुअल या एचयूएफ जिनका ऑडिट नहीं होता। अगर उनका ऑडिट होता है तो उनको भी टीडीएस काटना है। और टीडीएस लगभग हर ट्रांजैक्शन पे लगता है। हर एक की लिमिट्स हैं, बट लगभग हर ट्रांजैक्शन पे, जैसे रेंट, सैलरी, कमीशन, और आपका मतलब कोई भी आप ब्रोकरेज दे रहे हैं, आप कुछ भी दे रहे हैं, प्रोफेशनल फीस दे रहे हैं, टेक्निकल फीस दे रहे हैं, लिमिट्स सबकी तय हैं। लेकिन जैसे ही उस लिमिट से ऊपर जाएगा आपको टीडीएस काटना है। और उस टीडीएस को जिस महीने में आप टीडीएस काट रहे हैं उसके अगले महीने की 7 तारीख से पहले आपको उस टीडीएस को जमा कराना है, और क्वार्टरली इसकी रिटर्न भी भरनी है। तो ये कंप्लायंस, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें टीडीएस काटना है या नहीं काटना। और कई बार मैंने देखा है इंडिविजुअल्स को डर लगता है कि हमें तो टीडीएस नहीं काटना। तो मैं उनको बता दूं कि अगर आप इंडिविजुअल हैं जिनका ऑडिट नहीं होता तो आपको टीडीएस बिल्कुल नहीं काटना। आप कोई भी ट्रांजैक्शन करें, चाहे लिमिट से क्रॉस करके करें, आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनका टीडीएस कट गया है गौरी, अगर वो टीडीएस का रिफंड लेना चाहे तो उसके लिए क्या तरीका होता है? जी लक्ष्मण, तो देखिए उस केस में आपको अपनी कंपटीशन बनानी पड़ेगी और पहले देखना पड़ेगा कि आपका रिफंड बनता है या नहीं बनता है, क्योंकि टीडीएस के रेट्स काफ़ी कम होते हैं और ज़्यादातर टैक्स की देनदारी उससे ज़्यादा बनती है। लेकिन कई केसेस में इनकम कम है, टीडीएस पहले से ज़्यादा कट गया, तो जब आप अपनी रिटर्न भरेंगे वो पूरा का पूरा अमाउंट या जितना भी अमाउंट रिफंड का बनता है वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी कंपटीशन पे कि आपका रिफंड बनता है या नहीं बनता है, क्योंकि टीडीएस के रेट्स आमतौर पे कम होते हैं, जैसे 1%, 2%, 5%, 10% ऐसे रेट्स होते हैं। और जो लोग 30% ब्रैकेट में फॉल करते हैं, सैलरी को छोड़ के, सैलरी में तो एक्चुअल टीडीएस कटता है, बट बाकी अगर प्रोफेशनल की बात करें तो 10% टीडीएस कट गया, आप 30% में फॉल करते हैं तो बैलेंस 20% आपको पे कराना पड़ेगा। बट अगर आप टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते और आपका 10% टीडीएस कट गया तो वो पूरा का पूरा 10% टीडीएस आपका रिफंड आ जाएगा। फिर से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। अगले कॉलर है चंडीगढ़ से कर्नल पीएस भाटिया साहब। भाटिया साहब नमस्कार। Ma'am, I am member of a Army Welfare Housing Society, which is registered under Society Act 1860. ठीक है। And the residents are, we are the mix of members, that is the owners, and non-members who are the tenants. And our source of income is monthly contribution from both members and tenants. ठीक है। Extra parking charges monthly from both categories of residents. Community hall booking charges for personal functions. Renting out of open spaces in the complex. Interest on FDs, only nationalized bank, not on cooperative bank. And some transfer fee charges from change of ownership. And in addition, there is a penalty we charge for the late payments. So these are the sources of income. Now my question is, which income will be considered as a taxable income, particularly when the contribution is from both the members and non-members? And which income will come in the principle of mutuality? What are our income tax slabs? And income in excess of expenditure calculation, will it be separate for owner and separate for tenant? ठीक है, ठीक है। तो इनके सोसाइटी में अच्छी खासी आमदनी हो रही है। कर्नल साहब की सोसाइटी बहुत ही रिच सोसाइटी है मुझे लगती है। बताइए कैसे टैक्स की देनदारी बनती है, कैसे बनती है, कैसे चुकाया जाए गौरी? ठीक है, देखिए मैं थंब रूल बता देती हूँ आपको।
तो जो भी इनकम आपकी मेंबर्स के थ्रू हो रही है वो तो आपकी टैक्सेबल नहीं मानी जाएगी। जो भी नॉन मेंबर्स से हो रही है, जैसे आपने बताया कि आप लेट आउट करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, कमर्शियल हॉल को, और जो भी आपको लेट आउट करते हैं तो ज़्यादातर मुझे लगता है वो नॉन मेंबर्स भी अवेल करते होंगे। तो जो नॉन मेंबर्स से आपको आमदनी हो रही है वो सारी की सारी टैक्सेबल मानी जाएगी। फिर बात आती है एफडी की। तो आपने जो एफडी कराई है, आपने स्पेसिफाई किया कि आपने वो नेशनलाइज्ड बैंक में कराई है, तो अगर आपने कोऑपरेटिव बैंक में कराई होती तो ये एग्जेम्प्ट होती, लेकिन क्योंकि आपने नेशनलाइज्ड बैंक में कराई है तो यहाँ से जो भी इनकम हो रही है ये आपकी टैक्सेबल होगी। तो आपको बेसिकली क्लासिफिकेशन करनी है मेंबर्स और नॉन मेंबर्स में, और उस हिसाब से आपको टैक्स की देनदारी अपनी देखनी होगी। अगले कॉलर हमारे साथ है मुंबई विरार से अंजलि भागवत जी। अंजलि नमस्कार, बताएं क्या उलझन आपकी? हाँ नमस्कार सर, दोनों को मेरा नमस्कार जी। मैंने दिसंबर में असेसमेंट 21-22 के लिए टैक्स रिटर्न ITR 2 भरा था और वेरिफिकेशन किया, और जब मैं 26 दिसंबर को टैक्स पे करने लगी, मेरे अकाउंट से नहीं हुआ, तो तुरंत दोबारा वही रिटर्न फाइल किया मैं, और मेरे हस्बैंड के अकाउंट से वो पे किया क्योंकि लास्ट डेट भी नजदीक था, तो तुरंत उनके अकाउंट से पे किया। ठीक है। अब जनवरी में दोबारा पहले रिटर्न के लिए मेरे जो फाइल ये रिटर्न पे नहीं हुआ था उसके लिए डिमांड आया, तो फिर मैंने वो दोबारा पे किया। अब ऐसा हुआ है कि 2 बार रिटर्न फाइल किया और 2 बार पेमेंट हुआ है। ओह। तो उसके लिए ग्रीवेंस भी डाला, तो अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया है, तो एक पेमेंट तो वापस लेना चाहते हैं। बिल्कुल गौरी, तो बड़ा ही गड़बड़ हो गया इनके साथ। 2 बार रिटर्न फाइल कर दिया, 2 बार पेमेंट भी कर दिया, अब तो एक पेमेंट तो जाहिर तौर पर इनको चाहिए, ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए कि नहीं? वैसे लक्ष्मण, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये गलती हुई कैसे, क्योंकि वैसे जब हम रिटर्न को फाइल करते हैं तो उसमें वो अगर टैक्स का अमाउंट नहीं बनता तो एरर दिखाता है, और अगर हम बात करें कि इन्होंने रिटर्न फाइल कर दी और टैक्स नहीं पे किया, उसमें दिखाया नहीं टैक्स पेड, इंक्लूड नहीं किया, तो डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया होगा, तो आपने उस टाइम पे टैक्स पे कर दिया। तो 2 बार आपने कैसे किया, थोड़ा सा मुश्किल है समझना, लेकिन चलिए मैं मान लेती हूँ कि आपका 2 बार आपका टैक्स चला गया। एक बार आपने रिटर्न में भर दिया, एक बार आपको नोटिस आया, उसके थ्रू आपने टैक्स डिमांड पे कर दी। तो अब आप एक काम कीजिए, जो आपकी रिटर्न आपने भरी थी उसको एक बार रिवाइज कर दीजिए, उसमें आपके दोनों अमाउंट आ रहे होंगे, 2 बार आपका 26 ईयर्स में वो अमाउंट रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, तो उसको दोनों को कंसिडर करें, और आपका जो टैक्स एक्चुअल बनता है वो कम बन रहा होगा, तो बाकी जो है वो रिफंड आ जाएगा। ग्रीवियंस में मुझे नहीं लगता कि आपको इस पे कोई जवाब आने की आशा रखनी चाहिए। अगर जवाब आएगा भी तो वो सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं होगा, तो एक बार इसको रिवाइज करके देखिए। 31 मार्च तक टाइम है रिवाइज करने का, और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता तो आप हमें एक बार बताइएगा। बिल्कुल, फिर भी कोई दिक्कत हो तो अंजलि जी मुझे टैक्स गुरु को संपर्क करिएगा, हम लोग फिर से इस दिक्कत को दूर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बताएंगे अगर आप एक्सपोर्ट का कारोबार कर रहे हैं तो GST रजिस्ट्रेशन के किन किन नियमों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बनी हुई है जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, अगला सवाल लेते हैं दिल्ली से। राकेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके पास? नमस्कार सर, मैं गौरी चड्ढा जी से थोड़ा सा सटीक राय लेना चाहता था। मैंने एक प्लॉट बेचा था फरीदाबाद के अंदर, उसका इंडेक्सेशन निकालने के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरे को करीब 14 लाख रुपया हुआ है। ठीक है, वो मैंने RC के बॉन्ड में जो 54 इश्यू होता है उसमें लगाने के लिए प्लान किया था, और उसके अंदर मैंने 6 महीने से पहले 6 मंथ कंप्लीट होते थे मेरे प्लॉट की रजिस्ट्री के 28 दिसंबर को। ठीक है। मैंने 7 तारीख को REC के बॉन्ड के फॉर्म के साथ जमा करा दिया। ठीक है, ठीक है। वहाँ से डेबिट हो गया, वो 5 को जमा कराया था, 7 को डेबिट हो गया, और उनके यहाँ क्रेडिट भी हो गया 7 तारीख को। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जब उनका एक अलॉटमेंट लेटर आया मेरे पास, उसमें इफेक्टिव डेट ऑफ द अलॉटमेंट लिखी है 31/12/2021। तो वो मेरा 6 मंथ के अंदर ही माना जाएगा ये इन्वेस्टमेंट, या मैं 2 दिन के लिए फंस गया बाद में, ये मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है। गौरी, क्या सुझाव होगा इनके लिए? जी देखिए राकेश जी, आपने पेमेंट कर दी, आपके अकाउंट से डेबिट हो गई, उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गई। आपकी इंटेंशन बहुत क्लियर है कि आपने विद इन 6 मंथ्स उसको डिपॉजिट कर दिया है।
अब अलॉटमेंट की डेट कोई भी आई हो, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको जो एग्जेम्पशन है वो उसकी बिल्कुल मिल जाएगी। अब बात करते हैं, कल को आपका केस स्क्रूटनी में लगता है, तो अगर स्क्रूटनी में लगता है और ये इशू उठता है, हालांकि लगेगा नहीं बट अगर लगता है ये इशू उठता है, तो कई जजमेंट्स हैं इस पे अवेलेबल हैं, जो सिमिलर केसेस में जहाँ पे बताया गया कि इस केस में आपको बेनिफिट मिल जाएगा, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। राकेश जी, तो ये सारे सवाल थे इनकम टैक्स से जुड़े हुए। अब बात है जीएसटी से जुड़े सवाल लेने की। जमशेदपुर से अमित मेहता साहब फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अमित जी नमस्कार, बताएं क्या उलझन है आपकी? नमस्कार लक्ष्मण जी, नमस्कार गौरी जी, थैंक यू मेरा क्वेश्चन लेने के लिए। मैम मेरा मैं एक रिमोट अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहा हूँ, एक वर्चुअल डेस्कटॉप सेटअप है, क्लाइंट मेरा आउटसाइड इंडिया है, तो ये एक्सपोर्ट होना चाहिए, जस्ट आपका कंफर्मेशन चाहिए था। और दूसरा जो 20 लाख का थ्रेशोल्ड है वो इस पे भी एप्लीकेबल होगा या वो सिर्फ इंडियन सेल्स के लिए? ये 2 क्वेश्चन है मैम। जी बिल्कुल, देखिए ये आपका एक्सपोर्ट में माना जाएगा, और जब हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की बात करते हैं तो आपका जो थ्रेशोल्ड होता है वो 20 लाख होता है। तो अगर आपका 20 लाख से नीचे है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, मैं गुड्स की बात नहीं कर रही, सिर्फ मैं सर्विस की बात कर रही हूँ, तो इस केस में आपको जो है रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़े, जैसे आपको अगर इनपुट का बेनिफिट लेना है, क्रेडिट लेना है, रिफंड लेना है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अगर आपके पास कोई रिफंड लेने के लिए नहीं है इनपुट का, तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं भी लेंगे तो चल जाएगा। तो आपके पास दोनों ही विकल्प है, आप दोनों में से किसी एक विकल्प को चुन सकते हैं। अमित जी, टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। गौरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी जुड़ा हुआ, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।